दोस्तों, जान है तो जहान है। हेल्थ इज़ वेल्थ। यस दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। दोस्तों, मैं मेडिकल इंश्योरेंस की बात इसलिए कर रहा हूँ कि भारत में एजुकेशन और मेडिकल में अभी थोड़ा सा हम लोग पिछड़े हुए हैं, या अभी वो जो उम्मीद थी या जो हमारी आशाएं हैं उसमें सरकार खरी नहीं उतर रही है। आपको लेना ही पड़ेगा। कई जो बिलो पावर्टी लाइन है, गरीब लोग हैं, तो वो आधार कार्ड से अपना आयुष्मान योजना में वो अपना इलाज कराते हैं। आयुष्मान की भी लिमिट है। देखो, एक तो फाइनेंशियल लिमिट है 5 लाख की, फिर नंबर ऑफ डेज कंटिन्यू एडमिट है उसकी लिमिट है, फिर उसे दोबारा लगाओ तो उस बीच का पैसा देना पड़ता है। कई कई इलाज नहीं हो पाते, तो आप अच्छे हॉस्पिटल में चाहते हैं, तो जो गरीब आदमी वो आयुष्मान कार्ड वाला अपना इंतजाम से खुश है। जो अमीर है, करोड़पति है, वो उसको लेना देना नहीं, वो तो डॉक्टर को घर बुला लेता है। अब फंसते हैं आप मेरे जैसे मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास। तो हमको हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, भले ही हम इनकम टैक्स देते, जीएसटी देते, रोड टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, पर सरकार बोलती है हम नहीं जानते, आपको लेना पड़ेगा। बिकॉज सरकार के जो इनकम टैक्स का रूल है 80C, उसमें सरकार खुल के बोलती है कि आप अगर इंडिविजुअल या फैमिली का एनुअल जो प्लान लेते हैं, आपको 25,000 रुपये तक की छूट मिलेगी इनकम टैक्स में। अगर आप पेरेंट सीनियर सिटीजन 60 से ऊपर का लेते हैं तो आपको 50,000 की छूट में। तो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली बोल रही है कि भाई अपना इंतजाम देख लें। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ हेल्थ इंश्योरेंस ऑब्लिक मेडिकल इंश्योरेंस लेते समय ध्यान में रखने वाली बातें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दोस्तों, अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है, कई सारे हॉस्पिटलों के साथ मेडिकल इंश्योरेंस जो कंपनीज है उनका कोलैबोरेशन हो गया है। अभी कैशलेस वाले ये लाइन में चल रहे हैं। तो कैशलेस कई हो चुके हैं, कई अभी इन द प्रोसेस है। जो जो पॉलिसी कैशलेस जिसने ली है या आगे लेने का प्लान कर रहा है, तो कैशलेस में दो बातें आप ध्यान रखना। एक तो देख लेना आपके मोहल्ले शहर में जो उस कंपनी की नेटवर्क लिस्ट में रजिस्टर्ड जो वो हॉस्पिटल्स हैं जो आप चाहते होने चाहिए वो हैं, तभी उसमें जाइए। अगर नहीं होंगे जो उसकी नेटवर्क वाली लिस्ट में शामिल हॉस्पिटल, उसमें आप इलाज कराएंगे तो फिर वही चलेगा, आपको फिर क्लेम बनाना पड़ेगा, फिर बाद में वो मिलेगा। अब आपको मालूम है क्लेम वापस लेते समय फिर कई चक्कर काटने पड़ते हैं, कई दलाल फिर कमीशन भी मांगते हैं। तो एक तो आपको नेटवर्क वाली जो लिस्ट है हॉस्पिटल की वो देखनी चाहिए, और दूसरा ध्यान ये रखना, जैसे आपका कोई प्लान्ड ऑपरेशन या ट्रीटमेंट है, जैसे कोई इलाज चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, उसने बोला आप अगले महीने इस तारीख को आना, तो कंपनी को कम से कम 48 घंटे 2 दिन पहले आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, ईमेल राइटिंग किसी प्रूफ के साथ, जो आपका प्लान्ड सर्जरी या ट्रीटमेंट है। तो फिर वो हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, बिकॉज उनके पास सारे ट्रीटमेंट और आप समझिए सर्जरी वगैरह इलाज की एक लिस्ट होती है कि इसके इतने हज़ार, इसके इतने हज़ार, वो तकरीबन अप्रॉक्स अंदाज़ा लगा के सबमिट कर देते हैं, तो आप कैशलेस उसको जा सकते हैं। और दोस्तों, कैशलेस क्लेम के दूसरे पॉइंट में आते हैं, अगर इमरजेंसी केस में, क्या इमरजेंसी अंदर आप चल रहे फिर वो एक्सीडेंट कुछ भी इमरजेंसी होगी और आप पहले इंटीमेट नहीं कर पाए, अगर आप उनके नेटवर्क वाले हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, तो आप एडमिट होने के 24 घंटे के भीतर भीतर कंपनी को आप इंटीमेट करेंगे कि मैं एडमिट हो गया, फिर आपका कैशलेस क्लेम चलेगा। तो पॉइंट नंबर 1 हुआ कि कैशलेस क्लेम। दोस्तों, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। जब आप पॉलिसी लेते हैं, चाहे आपका यार दोस्त रिश्तेदार है, वो कुछ भी है, अगर वो एजेंट है ना तो आपका सगा नहीं है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि ये मेरा मामा जी का लड़का है तो ये हमें अच्छी पॉलिसी दे देगा। देखो, पॉलिसी कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं, मैं इस बारे में नहीं जाऊंगा, वो आपकी मर्जी है। जो आपको पॉलिसी अच्छी लगती है, जितने लाख करोड़ का आपको फाइनेंशियली सूट करता है, वो क्लेम ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपको इंडिविजुअल लेना है, फैमिली का लेना है, वो आप ले सकते हैं। पॉइंट मेरा ये है कि जब कोई भी आदमी आपको पॉलिसी बेचता है, वो अच्छी अच्छी चीज़ें बताएगा, बड़े बड़े चार्ट, अंग्रेजी के वर्ड, इतने लाखों करोड़ों का टर्नओवर, इतने सेटल्ड क्लेम, इतने इतने दिनों के 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर इतने करोड़ का क्लेम सेटल के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाएगा, बड़े बड़े पैम्पलेट दिखाएगा, बड़े बड़े चार्ट दिखाएगा, आपको उलझा देगा। वो ये बताएगा क्या 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 अच्छा है, तो अच्छा तो सब गलत है। अब आपको देखना है कि क्या क्या बुरा है, वो नहीं बताएगा। वो आपको फॉर्म जब आप साइन करते हैं उसमें टर्म्स एंड कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी। तो मैं अब आता हूँ मेन टॉपिक पर कि टर्म एंड कंडीशन आपने उसमें क्या क्या देखनी है।
दोस्तों सेकंड पॉइंट में आता हूँ, टीयर या जोन। अभी कई इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वो इंडिया को उन्हें टीयर में बांधा हुआ, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 या जोन ए बी सी, मतलब तो 1 में मान लो मेट्रोज आ गई, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, तो वो सिटीज़ महंगी है तो वो टीयर 1 में आती हैं। फिर टीयर 2 आती है, फिर टीयर 3 रूरल और थोड़े गरीब गरीब डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स आते हैं। तो स्टेट्स नहीं, जो इलाके आते हैं। तो अभी क्या है, टीयर 1 या जोन ए जो भी है उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर आप मेट्रोज़ में हैं, मेट्रोज़ में हॉस्पिटल वगैरह महंगे हैं, महंगाई ज़्यादा है, तो उसका प्रीमियम ज़्यादा है। फिर 2 का थोड़ा कम है, 3 का बहुत सबसे कम है। तो आपको लेते समय देखना है कि आप रहते कहाँ पर हैं। अगर आप रह रहे हैं रूरल में और आपने टीयर 3 या जोन 3 या सी का प्लान लिया है और वहाँ वो सुविधा नहीं है, तो आपको फिर बी में या ए में जाना पड़ेगा दूसरे शहर में। तो वहाँ पर एक गुंडी फंसती है, क्योंकि लोअर प्रीमियम वाला हायर में नहीं जा सकता। हाँ, अगर आपने ए ले रखी है तो आप ए में भी जा सकते हैं, बी में भी, सी में भी, कहीं भी जा सकते, मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट स्टेट में जा सकते हैं और इलाज खुल्लम खुल्ला करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने, जैसे मान लो मैंने टीयर 2 का ले रखा है और यहाँ पर वो सुविधा नहीं है और मेरे को टीयर ए में जाना पड़ा, मुझे दिल्ली ट्रांसफ़र किया और वहाँ मुझे इलाज करना है, तो उसमें एक कैपिंग लिमिट लग जाती है। कैप ये है कि 20%, 25%। तो उसका मतलब है कि आप 2 से 1 में गए इलाज कराने के लिए, आप या बी से ए में गए हैं, तो इतना 80 हम देंगे, 20% आप खुद देंगे। या अगर 25% की कैपिंग लिमिट है तो अब 75% वो कंपनी देगी और 25 आपको देना पड़ेगा। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ इलाज चाहते हैं, कहाँ रहते हैं, उस हिसाब से आप उसको चुनते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में आता हूँ, जो कैपिंग लिमिट है वो कई बार रूम रेंट में भी आती है। आपको प्राइवेट रूम कंपनी ने दिया है, जो लिखा है टर्म्स एंड कंडीशन में, प्राइवेट रूम है, डीलक्स है, सेमी डीलक्स है, सेमी प्राइवेट है, जो भी, उस हिसाब से उसमें वो लिख के रखते हैं कि कैपिंग जो लिमिट है। अगर मान लो मैंने 10 लाख का जो है इंश्योरेंस लिया है और उन्होंने बोला कि कैपिंग लिमिट 1% है, तो 10 लाख का 1% हो गया 10,000, तो मुझे पर डे 10,000 तक का रूम रेंट वो कंपनी देगी। अगर मेरा रूम रेंट ज़्यादा है, मान लो 12,000, 13,000 है, तो भाई जो गुणा करेंगे हम, 7 दिन रुका तो मतलब 10,000, 70,000 रुपये मेरे लगे। जो अगर मैं उसमें आता हूँ कैपिंग लिमिट के अंदर, अगर मान लो वो 15 हुआ तो वो 1,05,000 हो गया 7 दिन का जो एक्चुअल रूम रेंट है। तो 1,05,000 में से अगर मेरी लिमिट 1% का कैपिंग लिमिट है 10 लाख के इंश्योरेंस में, तो 10,000 के हिसाब से वो मुझे 7 दिन का 70,000 रुपये देंगे और 35,000 मुझे अपनी जेब से डालने पड़ेंगे। तो आप कैपिंग लिमिट को भी समझ लीजिए, देख लीजिए आपके इलाके में सबसे महंगा हॉस्पिटल कौन सा है, उस हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन वो देख लीजिए कि क्या वो पर डे कैपिंग लिमिट में आपका वो हॉस्पिटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी कैपिंग लिमिट में और भी चीज़ें होती हैं, वो सब्सिक्वेंटली आगे डिस्कस करते हैं। अगर इसी कैपिंग लिमिट के अगले पोर्शन में जाएं तो अभी ये तो हो गया रूम रेंट जिसमें आप एडमिट हैं। अगर आईसीयू में भगवान न करे एडमिट हो गए, तो क्या आईसीयू के चार्जेस इंक्लूड हैं कि नहीं हैं तो उसमें लिमिट क्या है कि पर डे आपको 5,000 कंपनी देने को तैयार है, 6,000 या परसेंटेज में है, वो भी आप ध्यान रखना है। तो रूम रेंट हो गया, आईसीयू के चार्जेस हो गए, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको पॉलिसी लेने से पहले ये भी देखना है क्या क्या इंक्लूड नहीं है, क्योंकि जो जो इंक्लूड है वो आपको बता देगा, जो नहीं है वो आपको खुद ढूंढना, आपको पूछना है क्या इसमें डेंटल शामिल है, क्या इसमें मैटरनिटी और गायनी वाला चीज़ लागू है, या कोई कैंसर कुछ भी है। आपने पॉलिसी से पहले सोच समझ के सवाल रखने की क्या इसमें शामिल है, बिकॉज बेचने वाला बेचने आएगा। आपने अपनी रिक्वायरमेंट को प्री प्लान रखना है कि मेरे को लेना है तो मुझको ये चीज़ देखनी है, होनी चाहिए। तो आपने देखना है कि क्या क्या उसमें इंक्लूड नहीं करा है, वो आपने गौर करना। जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें अगला पॉइंट आपने देखना है कि क्या उसमें ऑपरेशन के चार्जेस, सर्जरी के चार्जेस, ट्रीटमेंट के चार्जेस, डॉक्टर बाहर से आया कोई इलाज करने के लिए या ऑपरेशन करने, उसके फीस, या आपकी मेडिसिन, या कई सारे टेस्ट इन्वेस्टिगेशन होते हैं, क्या वो शामिल हैं, 100% शामिल हैं या कुछ 50% शामिल है उसमें। तो वो आपने नज़र में रखना है कि इसमें और जो इलाज के दौरान जो और खर्चे होते हैं क्या क्या उसमें शामिल है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कोपे ये होता है कि आपस में हम कितना पेमेंट शेयर करेंगे।
तो एक तो जो आपको जोन वाइज मैंने कैपिंग लिमिट बता दी थी, उसमें भी कोपे होता है कि भाई अगर आप कैटेगरी ए या फर्स्ट में जाते हैं, जोन 1 में जाते हैं तो सब वो देंगे, बाकी अगर 2 या 3 में जाते हैं तो आप इंटरचेंज करते हैं। अगर लोअर ब्रैकेट से आप ऊपर ब्रैकेट वाले डिस्ट्रिक्ट में इलाज कराते हैं तो आपको कितना % अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो ये एक टर्म होता है कोपे, वो भी आपने ध्यान रखना है कि किस किस चीज़ों में आपको कितना % आपने देना है और कितना % कंपनी देगी। दोस्तों जब कोई इलाज चलता है, ऐसे नहीं होता कि मैं डॉक्टर के पास गया, उसने आज एडमिट कर लिया, कल परसों ऑपरेशन कर लिया, 4 दिन बाद छुट्टी कर दी। कई चीज़ें होती है, उसका हफ्तों कई दिन, एक आध महीने से भी टेस्ट और वो चलते हैं, रिपोर्ट, एक्सरे करा लो, ECG करा लो, इसको दिखा दो, उसको दिखा दो। और ये भी नहीं कि आप आज डिस्चार्ज हो गए अपना इलाज करा के और अगले दिन से आप फिट हो गए। हो सकता है डॉक्टर बोलेगा 15 दिन बाद दोबारा आना, और हो सकता है आपको रिव्यू के लिए रेगुलर आना पड़े या आपकी दवाइयाँ सब्सिक्वेंटली चलती रहे। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो मैं पॉलिसी ले रहा हूँ उसमें हॉस्पिटलाइजेशन तक तो ठीक है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, तो आप प्री में कम से कम महीना बाद, 4 हफ्ते, 30 दिन का टाइम आप प्री वाला ले लीजिए, फिर आपका एडमिशन वाला, सर्जरी वाला ड्यूरेशन आ गया। फिर पोस्ट में भी आप 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन, उस हिसाब से आप पॉलिसी ले सकते हैं। बिकॉज थोड़ा ऑपरेशन सर्जरी से पहले भी इलाज चलता है, उसके बाद भी चलता है, तो आपको प्री और पोस्ट ये टर्म भी आपको थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी पॉलिसी लेते समय। कई सारी चीज़ों में ये कंपनी सब लिमिट लगा के रखती है। सब लिमिट का मतलब होता है आप कोई भी इलाज करा दें, आप मान लेते हैं कि आज मेरा कोविड का इलाज चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि कोविड में 2 लाख रुपए की सब लिमिट है। अगर मेरा कोविड का इलाज 2 लाख से ऊपर चला, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 2 लाख तक कंपनी जवाबदार है, उसके ऊपर का खर्चा आप देंगे। तो या उसमें परसेंटेज लगा देती है कि इसमें हम सिर्फ 70%, 60%, 50 देंगे, आगे आप देंगे। तो आप एक कैपिंग लिमिट का भी ध्यान रखिए कि अल्टीमेटली लास्ट लिमिट क्या है कंपनी। पॉलिसी लेते समय आपने ये भी देखना है कि इसमें डे केयर और OPD भी शामिल है कि सिर्फ हॉस्पिटलाइज। जरूरी नहीं कि कई बार ये नहीं होता कि मेरे को एडमिट ही होना पड़े या हॉस्पिटलाइज होना पड़े। कई बार ऐसा होता है मैं चला गया, उसने एक्सरे उसरे अल्ट्रासाउंड जो भी मेरा करवाया, ECG करवाया और 2-4 दवाई दी, शाम को छोड़ दिया, या कई बार ओवरनाइट रखा, अगले दिन छोड़ दिया। तो ओवरनाइट वाला एडमिशन को हम एडमिशन में शामिल नहीं करते, इसको भी हम डे केयर या OPD में मानते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इसमें सिर्फ क्या हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है या इसमें डे केयर ऑब्लिक OPD भी शामिल है। बिकॉज सारे इलाज चलते नहीं है हॉस्पिटलाइज, कई ऐसे भी होते हैं कि अब सुबह गए शाम को आ गए, या आज एडमिट हुए कल सवेरे आ गए। तो क्या ये डे केयर वाला क्लॉज या OPD वाला शामिल है कि नहीं? तो दोस्तों ये मैं कोई एजेंट नहीं हूँ इंश्योरेंस कंपनी का या मेडिकल उसका, ना मैं डॉक्टर हूँ, मुझे नहीं पता किस सर्जरी में कितना पैसा लगता है। बट यस, यार दोस्तों से मिल करके और सुन सान के किसका क्या प्रॉब्लम आई, तो एक जेनरिक सी मैंने एक रैंडम सी लिस्ट बनाई थी कि ये देख लेना। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं कि कंप्लीट लिस्ट नहीं है, वो आप जाने कि आपको पता है कि आपकी क्या फाइनेंशियल लिमिट है, आपके घर में क्या क्या प्रॉब्लम है, कितने मेंबर है। तो मोटा मोटा खर्चा 10 लाख में हो जाएगा, 15 लाख में हो जाएगा, कितनी लेनी है, क्या लेनी है। आप, मेरा वीडियो बनाने का एम ये था कि एजेंट या जो कंपनी आप ऑनलाइन भी लेंगे तो वो टर्म्स एंड कंडीशन बहुत कोने में लिखी होगी, छोटी में अंग्रेजी में लिखी होगी, आपको कई वर्ड तो समझ भी नहीं आएंगे, मतलब मुझे भी नहीं आएंगे, कई अंग्रेजी लंबी लंबी होती है, मेडिकल टर्म बिना डिक्शनरी देखे या गूगल देखे नहीं समझ आते। तो हम, वो बोलता है एजेंट कि लो आप यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, यहाँ नाम लिख दो, यहाँ पता लिख दो और हम बाकी हम भर लेंगे, तो नहीं बताता। तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले, बेचने वाला बेचना है, आपने ये देखना है कि मुझे खरीदना क्या है, मेरे को खरीदने से पहले क्या क्या उसमें देखना है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और कितनी लिमिट तक मैं उसको मंथली या एनुअल प्रीमियम दे सकता हूँ। तो दोस्तों ये था वीडियो मेरा आज का। मेडिकल इंश्योरेंस लेने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप चेक कर सकते हैं, 2-4 मैंने बता दी, 2-4 आप भी और जानकार लोगों से या और यूट्यूबर की वीडियो देख करके या एजेंट से या ऑनलाइन जा करके कंपनी की पॉलिसीज़ में चेक कर सकते हैं। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ, बी हैप्पी, गुड बाय।